वीर की फिस्ट से कास्ट हुए उस खतरनाक पंच के तुरंत बाद एक आफ्टर शॉक होता है जो वीर और होली एंजल को देख रही मीशा कपूर को इस तरह से हिला कर रख देता है कि उसके सभी स्नैक्स उसके हाथ से छूटकर जमीन पर हर तरफ बिखर जाते हैं। उसके कान बजने शुरू हो जाते हैं और उसे अपनी एनर्जी डिस्टर्ब्ड होती हुई महसूस होने लगती है। इसके अगले ही पल वो जमीन पर गिर जाती है और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। मीशा कपूर को वापस खड़े होने में थोड़ा समय लग जाता है और ऐसा भी वो तभी कर पाई थी जब उसकी एनर्जी वापस नॉर्मल होना शुरू हो गई थी और जब वो आवाज खत्म हो गई थी। खुद पर वापस कंट्रोल पाने के बाद मीशा कपूर वीर की तरफ देखती है जो खुद की ही फिस्ट को बहुत ही सरप्राइज के साथ देख रहा था। सोनिक थंडर पंच, हाँ लगता है फाइनली मुझे ये आ ही गया। इस सोनिक और थंडर का ये कॉम्बिनेशन वाकई में बहुत ही खतरनाक है। बढ़े हुए डैमेज को तो साइड में रख दो, लेकिन इससे तो मुझे लग रहा है मैं अपने ओपोनेंट्स के एनर्जी फ्लो तक को डिस्टर्ब कर सकता हूँ। ये पंच ऑलमोस्ट उतना ही पावरफुल है जितना कि मेरा एलिफेंट रेक्स स्ट्राइक। वीर की खुशी का इस समय ठिकाना नहीं था। आफ्टर ऑल उसकी लगातार प्रैक्टिस के बाद वो फाइनली अपने सोनिक थंडर पंच की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में कामयाब हो गया था। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट था और वो ये कि इस पंच के बाद वीर की सारी पावर ड्रेन हो गई थी। इसमें उसे एलिफेंट रेक्स स्ट्राइक से भी ज्यादा एनर्जी लगी थी। अपने जेड्स एंड फोर्स की एनर्जी के कंस्टेंट रिकवरी के बाद भी वीर को अभी भी एनर्जी की शॉर्टेज महसूस हो रही थी। लेकिन इस बात से वीर की एक्साइटमेंट में जरा सी भी कमी नहीं आई थी। अगर वो पंच उस लिटिल फेरी की एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकता है तो फिर होली एंजल के लिए उस फेरी के साथ लड़कर उसे जान से मारना आसान हो जाएगा। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो होली एंजल के लिए उस फेरी पर काबू पाने के लिए इतना काफी रहेगा। वीर काफी थकान महसूस कर रहा था, इसीलिए एक ब्रेक लेता है। वो अभी भी थोड़ा और प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन फिलहाल के लिए उसे अपनी एनर्जी के वापस आने का इंतजार करना पड़ रहा था। वीर अपनी इस डिजायर्ड स्ट्राइक को परफॉर्म करने में बस एक ही बार सक्सेसफुल हो पाया था। ये एक्सपेक्ट करके कि उसका अगला ट्राई भी सक्सेसफुल होगा, वहां बाहर जाना बहुत ही ज्यादा डाइसी हो सकता है। वीर को इस बात का खास ध्यान रखना था कि चाहे उसे कितना ही समय क्यों न लग जाए, लेकिन वो सोनिक थंडर पंच की कास्टिंग में परफेक्ट होकर रहेगा। इधर स्टोन टावर के ऊपर बैठी मीशा कपूर एक डिस्टेंस से वीर को प्रैक्टिस करते हुए देख रही थी। पिछली बार जो हुआ उसके बाद वो वीर की ट्रेनिंग के समय उसके बहुत ज्यादा करीब बैठने की हिम्मत भी नहीं करना चाहती है। भले ही वीर उससे बहुत ज्यादा बात नहीं करता था और जब भी वो उसके साथ होता था तो बस उसे गुस्सा ही दिलाता था, लेकिन फिर भी वीर की कंपनी मीशा कपूर को संजो कर रखती है। उसे इसी बात की बेहद खुशी थी कि वो ब्लैक डेजर्ट की इस येलो स्टोन सिटी में अब और ज्यादा अकेली नहीं रहेगी। तभी अचानक से एक और तेज थंडरबोल्ट आसमान को चीरती है। भले ही वो उस समय वीर से अच्छी खासी दूरी पर बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी उसे अपने हाथों से अपने कानों को बंद करना पड़ा था क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर की एनर्जी एक बार फिर से डिस्टर्ब होने लग गई थी। तेज आवाज के बाद मीशा कपूर तुरंत ही नीचे भागते हुए वीर के पास जाती है। इतने समय में वो इतना तो जान ही गई कि जब भी वीर वो पंच कास्ट करता है उसे एक लेंदी ब्रेक की जरूरत होती थी। हे, तो ये तुम किस तरह की स्किल सीख रहे हो? ये थोड़ी बेकार सी है ना? वैसे ये लोगों को डराने के अलावा और ऐसा क्या खास करती है? क्यों ना मैं तुम्हें कुछ रियल स्किल सिखाऊं जो एक्चुअल में तुम्हारे काम आए। वीर के पास भाग कर जाने के बाद मीशा कपूर अपनी आवाज में घमंड के साथ कहती है। मीशा कपूर की बात सुनकर वीर उसकी तरफ देखते हुए बस हल्का सा स्माइल करता है और उसके आगे कुछ नहीं कहता। वीर के हिसाब से मीशा कपूर ऑलरेडी अपने 20s में थी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी अभी भी प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हुई थी और इसीलिए अभी भी उसमें थोड़ा सा बचपना था। मीशा कपूर को इस तरह से देखकर वीर को वो दिन याद आ गए जब वो खुद टीन एज में था। उसे याद था कि एक बार उसने एक लड़की को बहुत ज्यादा परेशान किया था और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे उस पर क्रश था। तुम्हारे कंसर्न के लिए थैंक्स, पर मैं ठीक हूँ और सॉरी, लेकिन तुम्हारी रियल स्किल्स सीखने के लिए फिलहाल मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के वीर मीशा कपूर से कहता है। अब तक वीर सोनिक थंडर पंच को परफेक्ट तरीके से कास्ट करने में कामयाब हो गया था और इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि इस बार जब उसकी एनर्जी रिकवर हो जाएगी तब वो यहां से चला जाएगा। अब वो उस फेरी के अगेंस्ट अपनी लड़ाई लड़कर उसे जीतने की कोशिश करने वाला था और जल्द ही वो दिन भी आ गया। ब्लैक डेजर्ट के बीचों बीच वीर और होली एंजल चलते हुए बढ़े जा रहे थे। वो दोनों इस समय शेल्टर से अच्छी खासी दूरी पर आ गए थे और क्योंकि उस फेरी के साथ होने वाली उसकी बैटल बहुत खतरनाक होने वाली थी, जिसका नतीजा क्या निकलेगा ये खुद वीर को भी नहीं पता था, इसीलिए वीर अपने साथ मीशा कपूर को नहीं लाया था। डेजर्ट सैंड्स के अक्रॉस भागता हुआ वीर अपने आसपास के सभी रीजन्स को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था। जैसा कि वीर ने एक्सपेक्ट किया था, अगले ही पल वो फेरी ब्लैक सैंड्स में से निकल कर आती है और गुस्से में लाल आंखों के साथ वीर की तरफ देखते हुए खतरनाक आइस एयर निकालने लगती है। हालांकि ये बात और थी कि वीर उसके अचानक से हुई अपीयरेंस को इग्नोर कर देता है और खुद भागना जारी रखता है, जबकि वीर की मदद के लिए होली एंजल झट से उसके पीछे आ जाती है और उस फेरी के हर एक वार को काटने लगती है। होली एंजल ने इस समय उस फेरी का अच्छा खासा अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया था, जिसकी वजह से वो फेरी होली एंजल के पीछे जाने लगी थी और इस तरह से होली एंजल फेरी को अनगिनत माइल्स दूर ले आई थी, जब तक कि येलो स्टोन सिटी उनकी नजरों से पूरी तरह से ओझल नहीं हो गई थी। वीर ने भी इस तरफ हर तरह की डेविल सोल्स बुला ली थी और उस फेरी के अगेंस्ट लड़ने की हर संभव तैयारी कर ली थी। एंड किंग आर्मर और डेविल यूनिकॉर्न्स के एलिमेंटल स्मोक के द्वारा प्रोवाइड की गई प्रोटेक्शन के अंडर कम से कम अब वीर अपने इस लहराते हुए दुश्मन के हाथों एक बार में तो नहीं ही मारा जाएगा। इसके अलावा वीर ने जेड स्किन को भी तैयार कर रखा था ताकि वो किसी भी आइस पावर को जो उसके डिफेंसेस के थ्रू तोड़ते हुए निकले उसे बर्दाश्त कर सके।
लेकिन एक्चुअल फाइट के लिए होली एंजल ही वीर का सबसे बड़ा हथियार होने वाली थी और वीर के कॉम्बैट कॉन्ट्रीब्यूशंस सेकेंडरी होने वाले थे, क्योंकि वो जानता था कि उसके अटैक्स उस फेरी को इंडिविजुअली किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाने वाले थे, लेकिन कम से कम उसे इतनी उम्मीद थी कि साथ मिलकर वो उस फेरी को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, बजाय इसके कि उन अटैक्स को अलग अलग उस फेरी पर किया जाए। वीर अभी सोनिक थंडर पंच को इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन फिलहाल के लिए वो उस फेरी के गुस्से को अच्छा खासा बढ़ाने में तो कामयाब हो ही गया था। वीर के लगातार अटैक्स ने उस फेरी को वीर के खून का प्यासा बना दिया था। वीर की तरफ मुड़ते हुए वो फेरी अपनी आइस पावर्स उसकी तरफ अनलीश करती है और इसीलिए कुछ पलों के लिए वीर कुछ कदम पीछे की तरफ हट जाता है। फेरी के अटैक्स को अवॉइड करते हुए वीर एक बार फिर से होली एंजल को बुलाता है ताकि वो उस फेरी का ध्यान भटका सके। कुछ देर तक ऐसा ही करते रहने के बाद इन बेतुकी स्ट्राइक्स से हुए हैरेसमेंट और फेरी के अटैक्स को वीर द्वारा लगातार डॉज करते रहने की वजह से अब उस फेरी को गुस्सा आने लगा था। अब तो उसे पहले से भी ज्यादा वीर के टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा होने लगी थी और फिर अपने अगले मौके का फायदा उठाकर वो फेरी होली एंजल के अगले अटैक को डॉज करती है और उसके बगल से होते हुए गुजर जाती है। फिर एक वाइल्ड आइसी परछाई की तरह वो जल्द ही वीर के करीब पहुंच जाती है। लेकिन वीर के लिए ये कोई सरप्राइज की बात नहीं थी, बल्कि उल्टा वीर काफी ज्यादा खुश था। अपना प्रोफेसर मंत्रा कास्ट करते समय वीर की आंखों में एक चमक आ गई थी। अगले ही पल उसकी आधी बॉडी किसी सिल्वर लाइटनिंग के जैसी चमकने लगी और उसकी बाकी की आधी बॉडी किसी एंशिएंट बेल के जैसी तेजी से बजना शुरू हो गई थी। फिर जैसे ही वो फेरी वीर के सामने आती है, वीर की फिस्ट तेजी से उसकी तरफ बढ़ जाती है। सिल्वर लाइटनिंग और बेल्स की साउंड साथ मिलकर एक हो जाती हैं और सिल्वर सन के जैसी वीर की फिस्ट उस फेरी की तरफ शूट होना शुरू हो जाती है और फिर उस फेरी का चेहरा नफरत के एक्सप्रेशन में ऐंठने लग जाता है और जवाब में अपनी तरफ आने वाले अटैक का सामना करने के लिए वो अपनी खुद की फिस्ट आगे बढ़ाती है। जैसे ही वो दोनों फिस्ट्स आपस में टकराती हैं, कान फाड़ देने वाले एक्सप्लोजन की आवाज के साथ सिल्वर लाइटनिंग की स्ट्रीक्स और एग्जॉस्टेड फ्रॉस्टी हवा के टुकड़े पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को कंज्यूम कर लेते हैं। सिल्वर लाइटनिंग तो उस फेरी को चोट नहीं पहुंचा पाती है, लेकिन बेल की आवाज उस फेरी को एक लूप में फेंक देती है। अपनी ऑर्डिनरी कॉन्शियसनेस को खोते हुए उस फेरी का सर तेजी से घूमना शुरू हो जाता है और इधर दोनों फिस्ट्स के टकराने से जो फोर्स प्रोड्यूस हुई थी, उसके इंपैक्ट से वीर भी डेजर्ट के अक्रॉस 100 मीटर तक फिसलता हुआ चला जाता है और अगले ही पल उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। वीर के अटैक की वजह से इस समय उस फेरी की एनर्जी डिस्टर्ब थी, इसलिए मौके का फायदा उठाते हुए होली एंजल फेरी को स्लाइस करने के लिए तेजी से आगे की तरफ बढ़ती है। उसका भारी वार फाइनली उस फेरी के शरीर में एक गहरा घाव बना देता है, जिसमें से बहुत सारा खून निकलना शुरू हो जाता है और फिर किसी बुलेट की तरह वो फेरी ब्लैक सैंड में चली जाती है और दर्द के मारे उसके मुंह से चीख निकल आती है। खत्म कर दो उसे, वीर होली एंजल को ऑर्डर देता है और खुद भी अपनी एग्जॉस्टेड बॉडी को पीछे ले जाने लगता है। अपनी लास्ट स्ट्राइक के बाद वीर की बॉडी काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी और इसीलिए वो जानता था कि अभी उसे रिकवर होने में अच्छा खासा समय लगने वाला है, जिसके बाद ही वो दोबारा से बैटल करने के लिए तैयार हो पाएगा। वीर को डर था कि अगर कहीं उस फेरी ने अपने विंग्स निकाल लिए और एक बार फिर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया तो फिर तो वो पलक झपकते ही जान से मार दिया जाएगा। लेकिन इस समय वीर के वर्बल कमांड की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वीर के कहने से पहले ही होली एंजल ने एक बार फिर से ऑलरेडी अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को उठा लिया था और अगले ही पल वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को सैंड में बने उस गड्ढे में घुसा देती है जो उस फेरी की बॉडी के वहां पर गिरने की वजह से बना था। किसी गीजर की तरह उस सैंड के गड्ढे में से एक आइस बर्स्ट बाहर निकलता है। गड्ढे के अंदर वो फेरी इस समय अपने घुटनों पर आ गई थी। अपनी पूरी जान लगाकर वो अपना एक हाथ उठाती है और उस ग्रेट स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देती है। होली एंजल की आंखों में चमक आ जाती है और एक बार फिर से वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड को नीचे लेकर आ जाती है। उस फेरी की पावर पहले ही खत्म हो गई थी और अब उसकी ग्रेट स्वॉर्ड भी उस फेरी के हाथ के थ्रू पियर्स होते हुए निकल गई थी और उसमें से खून निकलने लगा था। फेरी की बॉडी सैंड में कोलैप्स होकर गिर जाती है और उसकी पीठ में लगे घाव में से डेंजरस स्पीड के साथ खून निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी भी उस फेरी ने गिव अप नहीं किया था। वो एक और चीख निकालती है और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर एक नया जोश आ गया था, जिसने उसकी आईसी फोर्टिफिकेशन को बढ़ा दिया था और अगले ही पल वो सीधी खड़ी हो जाती है और एक खतरनाक फ्रॉस्टी हवा उस ग्रेट स्वॉर्ड को फ्रीज कर देती है जो उसका खात्मा करने की तैयारी में थी और 2 सेकंड के अंदर अंदर उस आइस ने पूरे के पूरे ब्लेड को कंज्यूम कर लिया था। होली एंजल को डर था कि कहीं उसे चोट न लग जाए और इसलिए वो ग्रेट स्वॉर्ड को जाने देती है और एक कदम पीछे ले लेती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो फेरी अपने सैंडी कॉफिन से बाहर निकलती है और तेजी से भागते हुए वीर की तरफ जाती है। उसके आसपास फ्रॉस्टी एयर घूम रही थी और भले ही वो इस समय बहुत बुरी तरह से घायल थी, लेकिन उसे अपनी मौत से कोई मतलब नहीं था अगर वो वीर को अपने साथ साथ जान से नहीं मारती है। ओश, अरे तुम्हें घायल तो होली एंजल ने किया था, तो तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? वीर को अपना दिल बैठता हुआ महसूस हो रहा था जब उसे याद आया कि कैसे वो एक्चुअल में उस फेरी को बस एक बार नुकसान पहुंचाने में ही कामयाब हो पाया था। फेरी उसके इर्द गिर्द ही घूम रही थी और सच पूछो तो उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया था जिसकी वजह से वो फेरी उसके जान की दुश्मन बन गई थी, या जिसकी वजह से वो उससे इतनी ज्यादा नफरत कर रही थी। वीर अपनी पावर्स को थोड़ा सा बूस्ट करता है ताकि वो अपनी कमजोर बॉडी को रास्ते से हटाकर अपनी तरफ आने वाले अटैक को डॉज कर सके। इधर वो फेरी भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी भी पल गिरकर अपने घावों की वजह से मर जाएगी और इसीलिए अब उसके बाद अब जो भी होगा वो उस फेरी का फाइनल स्टैंड होगा।
वीर इस समय उस फेरी के द्वारा किए गए किसी भी अटैक के कांटेक्ट में आने का रिस्क नहीं उठा सकता था। अपनी बॉडी के इतने कमजोर होने की वजह से अगर वो उस फेरी के एक भी अटैक को खुद को टच होने देता है तो वो खुद भी जानता था कि उसे अच्छा खासा नुकसान पहुंचेगा। उस फेरी की फाइनल स्ट्राइक उसकी पिछली सभी स्ट्राइक से कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। अगर वो होली एंजल के अगेंस्ट अनलीश होती तो वीर को विश्वास था कि होली एंजल बिना किसी प्रॉब्लम के उस अटैक को डॉज कर लेती, लेकिन वीर की करंट स्टेट में वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। होली एंजल उस फेरी का पीछा करते हुए उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अब ये जानते हुए कि उसके लिए डॉज करने की कोशिश करना इम्पॉसिबल था, वीर तुरंत ही अपना फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक बुलाता है और उस फेरी की फिस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसे ठीक अपने सीने के सामने कर देता है और फिर एक आईसी टोर्नेडो आता है और पलक झपकते ही उस फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक की फ्लेम्स को बुझा देता है। एक खतरनाक फोर्स उसके फ्लेमिंग रेक्स स्पाइक में आ जाती है जो पलटकर सीधा वीर के सीने में पुश हो जाती है। वीर की ब्लैक स्मोक गायब हो जाती है और उसका आर्मर पूरी तरह से शैटर हो जाता है और अगले ही पल वो हवा में उड़ने लगता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज मैंने कोई भी फ़ोटो की कमी नहीं रखी है, मतलब फोटोग्राफ की कमी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने दिखाने की कोशिश की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।